आज अमित शाह, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान इनसे कह रहे होंगे साला फ्लावर समझे थे क्या, फायर है अपन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, ऑपरेशन लोटस 272 सीटों का जुगाड़ इस जोड़ी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी ने कर लिया है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया कि नीतीश कुमार जाते हैं तो जाए, बीजेपी ने 272 का इंतज़ाम कर लिया है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, या फिर अन्य बहुत सारी चीज़ें हो, ऐसे बड़ी लड़ाई जब लड़ी जाती है तो लड़ाई खुद के भरोसे लड़ी जाती है। यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने अपना मत प्रदर्शित किया, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं ना कि युद्ध में और राजनीति में साम दाम दंड और भेद सब कुछ जायज होता है। तो साम करके देखा, दंड भी करके देखा। साम मतलब बिहार को अच्छा पैकेज दिया, आंध्र प्रदेश को अच्छा पैकेज दिया, सबको जो चाहिए था वो दिया। दाम भी दिया, साम दाम समानता दिखाई, अपने साथ बिठाया, इज्जत दी, सारी चीज़ें की, दाम भी दिया। अब बारी है दंड की, और दंड ये होगा कि आप अगर इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट गिराने की बार बार धमकी दोगे, या फिर आउट ऑफ कवरेज हो जाना, लालू प्रसाद यादव से बैक चैनल टॉक करना, ये चीज़ें अगर करते रहोगे तो दंड मिलेगा। हाँ दोस्तों, आपको पता है कि चिराग पासवान भले ही कितना ही कहते हो कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ, अगर छाती फाड़ूंगा तो नरेंद्र मोदी दिखेंगे। ठीक है, आज इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबको बोलने का अधिकार है, तो चिराग पासवान भी बोल सकते। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान के स्टैंड्स पिछले कुछ महीने में रहे हैं, चाहे वो लैटरल एंट्री से लेके हो, चाहे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पे हो, तो चिराग पासवान ने एक बात साबित कर दी कि उनको सिर्फ उनकी पार्टी, उनका जो जन आधार है वो इम्पॉर्टेंट है। नेशन की क्या पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी कितने अनस्टेबल है, क्या है, सरकार में कौन रह सकता है, नहीं रह सकता है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान को पता था कि लैटरल एंट्री पे नरेंद्र मोदी ये जो पारित किया है, जो कोर्ट ने बताया, फिर बातें निकली, वो वापस लेने वाले हैं। फिर भी चिराग पासवान ने पब्लिक में आके कमेंट देना, फिर ये चीज़ें होना, बहुत सारी चीज़ें करना, लोगों के बीच में एक गलत मैसेज पहुंचाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चीज़ भूलते नहीं। बात शुरू करते महाराष्ट्र से। क्यों महाराष्ट्र का चुनाव, क्यों महाराष्ट्र के देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस नीतीश कुमार की रातों की नींद उड़ा चुके हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ दोस्तों? महाराष्ट्र में 2014 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 124 सीटें चुन के आई, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। 5 साल तक उन्होंने अल्पमत की सरकार चलाई, मतलब शिवसेना को साथ लेके, जो खिसे में राजीनामे, मतलब खिसे में त्याग पत्र लेके घूमने वाले शिवसेना के एमएलए हो या फिर एमपी हो या फिर उनके मिनिस्टर्स हो, उनको लेके साथ चलाए, उनको लेके सरकार चलाई। और वो कितने कुशल प्रशासक और कितने कुशल संगठक है, ये उन्होंने साबित कर दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ देवेंद्र फडणवीस भारी चुन के आई। महायुति को 161 सीटें मिली, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की लालसा के लिए 25 साल पुराने दोस्त के साथ गद्दारी की, पीठ में छुरा घुसा और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने। जो बाला साहब कहते थे कि अगर मेरी कांग्रेस हो जाएगी उस दिन मैं मेरी दुकान शिवसेना बंद कर दूंगा, और उद्धव ठाकरे ने खुद के पिताजी के जो विचार थे उनको खूंटू पे टांग दिया और चले कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ। ये बात तो पुरानी हो गई। लेकिन 2024 में 2022 की बात करते हैं। 2022 में जब शिवसेना टूटी और एकनाथ शिंदे अपने साथ 40 एमएलए लेके बाहर आए, तो एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2.5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अच्छे काम भी किए,
एक मराठा चेहरा, एक सर्वसामान्य चेहरा जो लोगों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को अपनापन का एहसास दिलाता है। चीफ मिनिस्टर को हमेशा उन्होंने सीएम को कॉमन मैन कहा। लोगों में जाके घुल मिलना, लोगों से बातें करना, लोगों के काम देर रात तक करते रहना, ये एकनाथ शिंदे करते रहे। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। जिस देवेंद्र फडणवीस को लोग पानी पी पी के गाली दे रहे थे, पानी पी के कोस रहे थे, उसी देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप के अंडर बीजेपी इतिहास का महाराष्ट्र में सबसे बड़ी सीट चुन के ले गई। 132 सीटें बीजेपी खुद के भरोसे चुन के लाई। 5 अपक्ष, 137 हो गए। और अजित दादा पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी में 10-12 एमएलए ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं। तो बीजेपी के पास खुद का बहुमत है। ऐसे वक्त अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाती तो एक गलत मैसेज कैडर में चला जाता कि हम चुनाव लड़ते क्यों है। अगर 45-50 एमएलए वाले अगर चीफ मिनिस्टर बनेंगे और हम 137 लाने के बाद भी अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो ऐसे पार्टी कैसे सर्वाइव कर पाएगी। अपने कार्यकर्ता घर में उदास होकर बैठ जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे को हटा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी चीज़ का जो होता है ना, इसी चीज़ का डर नीतीश कुमार के मन में बैठ गया। 2020 के चुनाव में क्या हुआ? 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी बने और शर्म छोड़ के 3 नंबर की पार्टी होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने रहे। दोस्तों, नीतीश कुमार हर बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और हमेशा मुंह की खाते हैं। उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने की अपनी उतनी क्षमता भी नहीं है और अपनी कुवत भी नहीं है और हम कितने एमपी चुन के लाए। 2014 में नरेंद्र मोदी के साइड होके, मतलब नरेंद्र मोदी से अलग होके, बीजेपी से अलग होके नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा। मात्र 2 सीटों पे नीतीश कुमार को जीत हासिल हुई। उन्हें पता चल गया कि अपनी औकात कितनी है। लेकिन एस्पिरेशंस होते हैं, सपने होते हैं। और आजू बाजू में लोग जब हो, उद्धव ठाकरे के आजू बाजू में जैसे लोग थे कि नहीं नीतीश जी आप तो पीएम मटेरियल हो, आप तो पीएम मटेरियल हो, आप तो पीएम मटेरियल हो, तो फिर तो नुकसान होने ही वाला है। बट नीतीश कुमार चाहे कितना भी कुछ कहे, नीतीश कुमार घर की मुर्गी दाल बराबर, उनको चाहिए बिहार। लेकिन नीतीश कुमार के मन में एक ख्वाब बैठ गया है कि जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, कल अगर मेरे साथ हुआ तो क्या होगा। कल अगर बीजेपी बिहार में बड़ी पार्टी हुई तो बीजेपी तो मुझे बाजू हटा के खुद का मुख्यमंत्री बनाएगी, जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया। इसलिए वो 123 सीटों पे अभी से चाहते हैं बीजेपी से शब्द कि मैं 120 की ज़्यादा ऊपर सीटों से लड़ूंगा। फिर बची हुई 120 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और आप जो करना है करो। मतलब 120 में से ज़्यादा सीटें मैं लाऊंगा। विधानसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी मैं बनूंगा और जब आरजेडी के साथ जाऊंगा तो 12 एमपीज और इतने सारे एमएलए के जाऊंगा, ताकि बीजेपी को वहां से खत्म करने की रणनीति नीतीश कुमार ने आखी है। बीजेपी को इस चक्रव्यूह में अड़कना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं 272 सीट्स ऑपरेशन लोटस की। हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने 272 सीट का जुगाड़ कर दिया है। नीतीश कुमार के पास 12 एमपीज है, चिराग पासवान के पास 5, टोटल मिला के हो गए 17। जीतन राम मांझी के पास 1, वो खुद मिनिस्टर है तो कभी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो स्टेट में कुछ मिलना नहीं है। तो केंद्र में जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो नारायण राणे के पास पहले खाता हुआ करता था, अभी उनके पास है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। बहुत बड़ा खाता, 21 लाख करोड़ का बजट है साल का। मतलब देश की 60% कंपनीज कम्स अंडर द एमएसएमई सेक्टर। तो बहुत बड़ा कंपनी है, उसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं अगर बंदे की कैपेबिलिटी हो। तो जीतन राम मांझी जी के वंशज है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे। अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान, इनकी जो 17 सीटें हैं, इनको बीजेपी कैसे हैंडल करे, कैसे मैनेज करे। तो कुछ दिन से महाराष्ट्र में खबर चल रही है, आपको पता होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे शिवसेना बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। समस्या है कि उद्धव ठाकरे तब तक बीजेपी के साथ नहीं आ सकते जब तक शिंदे सेना, मतलब शिंदे साहब की शिवसेना, जो भी असली शिवसेना है, वो बीजेपी के साथ है। और आज 2 दिन में ही बातें चल रही है कि सुनील तटकरे, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा पवार के प्रदेश अध्यक्ष है, प्रांताध्यक्ष जिसे मराठी में कहा जाता है, वो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर एमपी को राष्ट्रवादी के जो 8 एमपी चुन के आए उनको फ़ोन लगा रहे और बोल रहे कि बाप और बेटी को छोड़ दो, बाकी सब आ जाओ, हमारे पास बहुत जगह है, ताकि केंद्र में मिनिस्ट्री भी मिले, आप सत्ता में भी रहो। और एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, शरद पवार हो या उनकी पार्टी हो,
वो कभी सत्ता से दूर नहीं रह पाई है। सत्ता से दूर रहकर विरोधी पक्ष में राजनीति करना शरद पवार को आज तक कभी नहीं जमा। तो उनके लोग ही क्यों करेंगे। तो उनके 8 में से 7 कम से कम 6 खासदार 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फुटना तय है। उद्धव ठाकरे के 9 में से कम 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फूटेंगे। तो 9 और 6 हो गए 15 और 2 इधर उधर के। कांग्रेस से जुगाड़ है। मैंने ऐसा सुना है कि 8 कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज तैयार है कि बीजेपी बोले और इस्तीफा दे दे। तो 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जुगाड़ महाराष्ट्र से ही कर दिया है, ताकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार कल अगर जाने की धमकी दे तो आप जा सकते हो, वी आर स्टिल सेफ। तब जाके ऐसे लोग जगह पे आएंगे। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।